हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज हम देखने वाले हैं कुछ नया और आपको जो रोचक लगता है वो, जिसका इंतजार हर विद्यार्थी को होता है। प्रश्न पत्र कैसा होगा, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, कौन से पाठ आने वाले हैं, कौन से पाठ सीबीएसई ने हटा दिए हैं। बड़े असमंजस की स्थिति, बहुत जिज्ञासा वाली स्थिति। उसी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कक्षा 10वीं शैमोसी का संपूर्ण अवलोकन लेकर, ओवरव्यू कंप्लीट, जिस पर आप देख पाएंगे कि किन पाठों को हटा दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, कौन से पाठ आने वाले हैं, किस तरीके का हमारा पैटर्न होगा कि पेपर में गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, पठित, अपठित किस प्रकार से आएंगे, कितने अंकों के आएंगे। कहने का तात्पर्य अंकों का क्या विभाजन होगा, यही डर सताता है। और जब जब विद्यार्थी बच्चा 10वीं कक्षा में हो, उस पर पहले ही बोझ डाल दिया जाता है। 10th है, बोर्ड है, 10th है, बोर्ड है। यस, 10th है, बोर्ड है, बट डरना नहीं है। बोर्ड है, नाम उसका बोर्ड है, बिल्कुल हम देंगे भी, लेकिन डर कर नहीं। यदि आपकी 9th बहुत अच्छे से आपने क्लियर की है, बेस आपने समझा हुआ है, 10th आपको बिल्कुल इजी लगता है और इजी हो जाता है, क्योंकि रास्ते तभी आसान होते हैं जब उस पर चलने वाला जो मुसाफिर है वो किसी भी खाई गड्ढे से टकराने से ना डरता हो, जो बड़े बड़े पर्वतों को भी चीर कर निकल जाता हो, किसी भी आने वाली परेशानियों से जो डर कर रुक ना जाता हो। उस व्यक्ति के लिए, उस मुसाफिर के लिए अपनी मंजिल पर जाना आसान हो जाता है। तो आपको जो अच्छे अंकों वाली अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, एक नाम जो अपना रोशन करना है अपना, अपने परिवार का, उसके लिए पढ़ाई अच्छे स्थान से, अच्छे टीचर्स से होनी चाहिए, अच्छी जगह से होनी चाहिए, जहां आपको समझ में आ जाए, तो आपका डर जहां खत्म हो जाए। तो कक्षा 10वीं है बिल्कुल, लेकिन डरने वाली नहीं है, समझकर, लड़कर, जूझकर आगे बढ़ने वाली है। हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे अंकों से बढ़ेंगे। तो आपकी इसी डर को मिटाने के लिए यहाँ पर जो अवलोकन लेकर आई हूँ मैं, वो हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि सबसे पहले आपके शैमोसी में से किन पाठों को हटा दिया गया है। तो शैमोसी में से हटने वाले जो पाठ हैं वो है, सबसे एक जो आपका पाठ है वो है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस पाठ को हटा दिया गया है, ये पाठ अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। भूकंप विभीषिका, भूकंप से संबंधित जो बात थी, भूकंप कुछ भी नहीं अभी सिखाना है, सीबीएसई कह रही है नहीं मेरा बच्चा नहीं डरेगा भूकंप से, तो भूकंप विभीषिका को फिलहाल हटा दिया गया है। प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, इस पाठ को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। ये 3 जो पाठ हट गए हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा ना हो गलती से पूछ लिया जाए, तो नहीं, पेपर ऐसा नहीं बनता कि गलती से कुछ भी दे दिया जाए। इस बात पर हमेशा विश्वास रखना कि जो पेपर आपके हाथ में आता है वो कई नज़रों से होते हुए जाता है, इसलिए उसमें इतनी सी भी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती कि आपके हाथों में गलत पेपर पहुंच जाए, आपके हाथों में आउट ऑफ सिलेबस पेपर पहुंच जाए, बिल्कुल नहीं। यदि सीबीएसई ने कह दिया ये पाठ नहीं, मतलब नहीं आएंगे। इस पाठ में से आपसे अति लघुत्तरीय से भी अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो थे आपके हटाए हुए प्रश्न, हटाए हुए पाठ। अब हम चलते हैं जिन पाठों को आपको पढ़ना है, जिन पर आपको मेहनत करनी है, जिनका आपको अभ्यास करना है। तो देखिए, प्रथमा पाठा शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता की बात है, शुचि पर्यावरणम पढ़ेंगे हम, इसका संपूर्ण पाठ पढ़ेंगे। द्वितीय पाठा है बुद्धिर, बुद्धि ये कह सकते हैं इसको यूं भी, वो बुद्धिर बलवती पढ़ते हैं, तो बुद्धि बलवती सदा, ये पाठ आपके पाठ्यक्रम में है। चतुर्था जो पाठ है, तृतीय नहीं आएगा, जो कि अभी व्यायाम वाला बोला हट गया था। चतुर्था पाठ है शिशु लालनम, शिशु लालनम पाठ आएगा आपको। पंचमा पाठ है जननी तुल्य वत्सला, यस, जननी तुल्य वत्सला, मतलब जो जननी है, माता है, उसके लिए, उसके प्रेम के लिए जो प्रेम वो बांटती है वो सब पर बराबर होता है। षष्ठा पाठ है शुभाषितानी, शुभाषितानी मतलब सुंदर वचन, ये पाठ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सप्तम पाठ सौहार्द्रम प्रकृति है शोभा, प्रकृति की सुंदरता की वर्णन यहाँ पर है। विचित्र साक्षी कोई एक प्रमाण है विचित्र प्रकार का, अष्टमा पाठा में उसको पढ़ेंगे। नवमा पाठा सूक्तियाँ है, सूक्तियों को आप समझेंगे सूक्ति क्या होती है। अभी तक सुभाषितानी पढ़ी थी, अब सूक्ति कुछ नया
और बहुत अच्छा एक प्रकार से थॉट है, बड़े सुंदर सुंदर जो सूक्ति के नाम पर संस्कृत में आए हैं। द्वादशा पाठा आता है, एकादशा नहीं, द्वादशा पाठा अन्य युक्त्या, कुछ अन्य युक्तियों के बारे में यहाँ पर बात है, कुछ अन्य सुझाव, कुछ अन्य विचार, कुछ अन्य युक्ति। तो ये वो पाठ हैं जिन पाठों पर हमें 10वीं में मेहनत करनी है, हमको पढ़ना है। इसके बाद आपकी शंकाओं के समाधान पर आते हैं कि पाठ जो प्रश्न है वो किस तरीके का आएगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपका 4 खंडों में विभाजित होगा। जैसे आप देखते हैं अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में भी, अन्य विषयों में भी, भाषाओं में नहीं विषयों में, कि पाठ जो प्रश्न पत्र होता है वो कई सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCD। तो ऐसा हमारा संस्कृत भी क ख ग घ 4 खंडों में विभाजित होता है। अब उन जो सामग्री है वो कैसे वितरित की जाती है, तो खंड का में अपठित अवबोधनम होता है, मतलब अपठित गद्यांश वहां पर आपसे पूछा जाता है जिससे संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। वो प्रश्न किस तरीके के आएंगे मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगी। और ये जो अंक होते हैं अपठित अवबोधनम के, ये 10 अंकों का वहां पर गद्यांश के प्रश्न के साथ गद्यांश जो होता है वो 10 अंकों का होता है। खंड ख रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य में आप समझ पा रहे होंगे कि जहां आपका चित्र, अनुच्छेद, आपका पत्र, ये जब पूछे जाते हैं तो वो आता है रचनात्मक कार्य में। ये 15 अंक का होता है। खंड ग जो होता है, तीसरा खंड, अनुप्रयुक्त व्याकरण, जो व्याकरण आपने पाठांतर्गत पढ़ी हुई है, अब संधि है, समास है, वाच्य है, यदि आते हैं आपको तो सिलेबस में भी हम आगे देखते हैं, जो भी आपके व्याकरण में संबंधित है वो सब कुछ अनुप्रयुक्त व्याकरण में 25 अंकों में पूछा जाता है। फिर इसके बाद है पठित अवबोधनम, ये अंतिम खंड है पठित अवबोधनम का। पठित का आप समझ पा रहे होंगे, अपठित जो पढ़ा नहीं है, पठित जो पढ़ा है। तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो पठित गद्यांश वहां पर पूछे जाएंगे आपसे, और पढ़ा हुआ भाग जो भी संबंधित प्रश्न होंगे अभी बताए जाएंगे, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे पठित अवबोधनम में, जो 30 अंक का होगा। तो इस तरीके से 10, 15, 25 और 30, तो ये 80 नंबर का प्रश्न बनता है। आप प्लस करके देख लीजिए, तो 80 मार्क्स होगा, तो आपका ये फाइनल पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको आप देख पाएंगे कि 80 अंक का ये पेपर बनेगा। इसके बाद खंड के अनुसार अंकों का विभाजन बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहला खंड जो अपठित अवबोधनम है, अपठित अवबोधनम में गद्यांश होगा, अपठित गद्यांश होगा, जिसमें जो शब्दों की संख्या होगी वो 80 से 100 के बीच में होगी, मतलब इतना बड़ा आपके पास गद्यांश, अपठित गद्यांश सामने आएगा। जिसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय का अर्थ होता है एक पदेन, एक शब्द में जो उत्तर दिए जाते हैं उनको अति लघुत्तरीय कहते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा वो 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 2 नंबर का प्रश्न होंगे वो 2। पूर्ण वाक्यात्मक होंगे, अगला जो प्रश्न बनेगा वो पूर्ण वाक्य के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 4 नंबर के होंगे, मतलब 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो 4 नंबर के आपसे यहाँ पर प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे। शीर्षकम लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तर में आपको एक गद्यांश का शीर्षक देना होगा कि इस गद्यांश को आप क्या नाम देना चाहोगे, क्या शीर्षक होगा, और वो 1 नंबर का होगा और एक ही प्रश्न होगा। भाषिक कार्यम, व्याकरण, उस गद्यांश में जितनी संबंधित व्याकरण है वो आपको प्रश्न पत्र में पूछी जाएगी, और जिसमें कि 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे आपको व्याकरण से संबंधित। तो ये 3 अंक का। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 4 + 2 6 और 1 7 और +3 10, तो 10 मार्क्स का आपका अपठित अवबोधनम होगा, अपठित गद्यांश, जिससे संबंधित ये सारे प्रश्न आएंगे। खंड खा रचनात्मक कार्यम। अब रचनात्मक कार्यम जो हम रचना करते हैं, जिसको हम अपने बुद्धि के अनुसार लिखते हैं, अपना दिमाग लगाकर, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। आपके व्याकरण वाले भाग में औपचारिक पत्र भी होते हैं, अनौपचारिक पत्र भी होते हैं, तो कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन याद रखिए डरना नहीं है। मंजूषाया सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम, संपूर्ण पत्र मंजूषा दिया जाएगा, बॉक्स दिया जाएगा, ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन के अनुसार आपको उसमें वो भरना है, मतलब मंजूषा दी जाएगी और उसमें से शब्दों को चुनकर भरना है। निबंधात्मक इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बड़े होंगे, और 5 नंबर का होगा, मतलब 10 खाली स्थान होंगे। 10 खाली स्थान 0.5 का 1 खाली स्थान होगा, इस प्रकार से 10 खाली स्थान 5 नंबर के होंगे। तो जो पत्र होगा वो 5 अंक का जाएगा। चित्र वर्णन अथवा अनुच्छेद लेखन,
या तो अनुच्छेद लेखन आपको आएगा या चित्र वर्णन दिया जाएगा। तो चित्र वर्णन आपका निबंधात्मक ये भी होता है, हर वाक्य 1 नंबर का होता है, तो 1-1 नंबर के 5 वाक्य होंगे, तो ये 5 अंक का आपका चित्र वर्णन या अनुच्छेद लेखन होगा। हिंदी आंग्ल भाषा संस्कृतेन अनुवादन, तो हिंदी अंग्रेजी भाषा में या संस्कृत के द्वारा जो अनुवाद किया जाएगा वो पूर्ण वाक्यात्मक होगा, उसमें भी 1-1 अंक के ही वो वाक्य रचना होगी जिससे निर्देश के अनुसार जिसमें आपको अनुवाद करना होगा, तो वो 5 अंक का होगा। तो ये जो रचनात्मक कार्य वाला ये खंड है, ये 5-5-5 मतलब 15 मार्क्स का, मतलब 15 अंक का आपका रचनात्मक कार्य। फिर आगे देखते हैं खंड गा। खंड गा में है अनुप्रयुक्त व्याकरण। अनुप्रयुक्त व्याकरण में आता है सबसे पहले तो संधि। संधि आती है लघु उत्तरात्मक। लघु उत्तरात्मक मतलब संधि का विच्छेद आएगा, और संधि का विच्छेद यदि है तो संधि बनाने आ जाएगी, और वो आते हैं आपके 4 प्रश्न होते हैं, वो 1-1 नंबर के, अर्थात 4 नंबर का होता है। फिर आता है समास। समास में बहुविकल्पात्मक होते हैं, मतलब ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। आपको समास दिया जाएगा, या तो समस्त पद पूछ लिया जाएगा, या समास का समस्त पद दिया है तो विग्रह पूछ लिया जाएगा। ये भी 4 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के होंगे। प्रत्यय, जो प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं, जो प्रत्यय आपके पाठों में दिए गए हैं, पाठों के अंतर्गत हैं, वो बहुविकल्पात्मक होंगे, वो भी वस्तुनिष्ठ होंगे। 1-1 अंक के 4 प्रश्न होंगे वो भी, तो ये भी 4 नंबर का। वाच्य परिवर्तन, वाच्य प्रकरण में होता है, वाच्य परिवर्तन करते हैं हम, कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार जो वाच्य परिवर्तन होता है, तो वाच्य परिवर्तन प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ होगा। और ये 3 प्रश्न होंगे इसमें, जो कि 1-1 अंक के होंगे, तो ये 3 अंक का होगा। समय, देखिए समय आता है जिसमें हम समय बोलते हैं ना कि 5 बज गए, 3 बज गए, 3:15 बज गए, 3:30 बज गए, 3:45 बज गए, तो 3:15, 3:30, 3:45 इन समयों को भी आपको पूछा जाएगा, पेपर में आएगा प्रश्न, और वो कितने अंक का, जो कि आपको संस्कृत में लिख के बताना पड़ेगा। तो ये इसलिए ये लघु उत्तरात्मक है क्योंकि वो लिख के आपको देना पड़ेगा, है ना, लिखना पड़ेगा वहां पर। ये 4 अंक के होंगे क्योंकि 1-1 अंक के 4 प्रश्न होंगे। अव्यय पद आएंगे, इसमें अव्यय कुछ आपको निश्चित दिए जाएंगे, जो जिन अव्ययों पर हमें अभ्यास करना है, तो अव्यय पद वो भी लघुत्तरात्मक होंगे, क्योंकि अव्यय आपसे प्रश्न के बीच में एक वाक्य दिया है, उसमें से अव्यय आपको पहचानने को बोल दिया, आपको अव्यय किसी भी तरीके से वहां पर अव्यय है, गलत है, सही है, मतलब जैसा भी प्रश्न बनेगा मतलब अव्यय से संबंधित बनेगा, और वो 3 प्रश्न होंगे जो 1-1 अंक के होंगे, तो 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। संशोधन कार्य होता है कि जहां पर कुछ अशुद्धि वाले शब्द आएंगे और आपको वहां पर संशोधन को शुद्ध करना पड़ेगा। कुछ गलत, जैसे लिंग संबंधी अशुद्धि आ गई, वचन संबंधी अशुद्धि आ गई, विभक्ति संबंधी, उन अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखना मतलब संशोधन करना। तो ये लिखना नहीं है, ये बहुविकल्पात्मक है, मतलब टिक वाला होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, और ये भी 3 प्रश्न होंगे जो कि कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर के। हर प्रश्न 1 नंबर का आएगा, मतलब टोटल 3 नंबर का संशोधन कार्य का प्रश्न बनेगा। और इस तरीके से संपूर्ण भार, मतलब सारा यदि हम देखें अनुप्रयुक्त व्याकरण में, तो ये चला जाता है आपका 25 अंक का। इसके बाद आता है खंड खा, जहां पर पठित अवबोधना में, मतलब जो हमने पढ़ा हुआ है, और इसकी संख्या ज्यादा है, इस मतलब इसके अंक ज्यादा हैं। गद्यांश है, पद्यांश है, नाट्यांश है, सभी की एक सा ही प्रारूप चलता है। कैसा? पठित गद्यांश आता है, जिन पाठों को आपने अभ्यास में लिया है, जिन पाठों को आपने पढ़ा है, जो सिलेबस में आपके हैं, उन पाठों में से ही गद्यांश वाले पाठ से गद्यांश उठाया जाता है। मतलब गद्यांश वाला पाठ कैसा? जो पोयम वाला ना हो, मतलब कहने का तात्पर्य श्लोक वाला ना हो, और नाट्यांश मतलब कोई प्ले वाला ना हो, नाट्य रूपांतरण ना हो। इनको छोड़कर जो पाठ कहानी के तौर पर बच जाते हैं, निबंध के तौर पर बच जाते हैं, उनमें से उठाया जाता है गद्यांश। तो गद्यांश में सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे 2 प्रश्न, 0.5 मार्क्स के 2 प्रश्न होंगे, मतलब 1 नंबर के होंगे वो, और वो होंगे अति लघुत्तरीय। तो अति लघुत्तरीय 2 प्रश्न 1 नंबर के जाएंगे। पूर्ण वाक्यात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा, वो यहाँ पर जो होंगे वो 2 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर के होंगे, तो 2 अंकों का होगा। लघु उत्तरद भाषिक कार्य, मतलब आपसे व्याकरण से संबंधित पूछा जाएगा इसमें गद्यांश में, और व्याकरण से संबंधित भी 2 प्रश्न होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर ये 5 नंबर का पठित गद्यांश, ठीक वैसे ही 5 नंबर का पठित पद्यांश आता है। पद्यांश मतलब श्लोक संबंधित यदि कोई पाठ है तो श्लोक से संबंधित आपसे अति लघुत्तरीय पूछे जाएंगे।
जो कि 2 प्रश्न होंगे 0.5 के, तो 1 नंबर का। पूर्ण वाक्य में जो पूछे जाएंगे वो 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, और जो व्याकरण संबंधित भाषिक कार्य आएगा वो भी 1 नंबर के 2 होंगे। तो इस तरीके से पठित पद्यांश भी 5 नंबर का। सेम ऐसे ही नीचे जाता है नाट्यांश। नाट्यांश से क्या तात्पर्य? हमने तो नाट्यांश नहीं देखा, आपने बिल्कुल देखा और पढ़ा है। पाठ में ऐसे आपके सिलेबस में, आपके शमोसी में जो पाठ आने हैं, ऐसे पाठ जहाँ पर नाट्य रूपांतरण हो, मतलब जहाँ पर प्ले किया गया हो, जहाँ पर संवाद हो लोगों के बीच में, वो उसे कहते हैं नाट्यांश वाला पाठ। तो उसी में से कोई भाग उठाएंगे और आपसे पूछ लेंगे, जिसमें वही होगा अति लघु उत्तरीय 1 नंबर के 0.5 के 2 प्रश्न, पूर्ण वाक्य भी 2 प्रश्न होंगे 1 नंबर के, और भाषिक कार्य मतलब व्याकरण वाला भाग पूछेंगे उसमें से, तो वो भी आपके 1 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। तो आप देख पा रहे हैं पठित गद्यांश में, पठित पद्यांश में, पठित नाट्यांश में एक सा ही प्रारूप चलेगा। 5 नंबर के, तो 15 नंबर तो ये हुए। और इसके आगे पठित अवबोधनम में है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण जो कि आपके जो पाठ हैं जो आपको आने वाले हैं, उनमें लगभग सभी पाठों में प्रश्न निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण में आएगा पूर्ण वाक्यात्मक, मतलब प्रश्न निर्माण आपको सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द लिखकर ही खत्म नहीं करना है, बल्कि पूरा वाक्य लिखकर पूरा प्रश्न आपको बनाना है। और ये आते हैं 4 नंबर के, मतलब 1 नंबर के 4 प्रश्न निर्माण बनाने आएंगे। तो टोटल जो प्रश्न निर्माण का प्रश्न जाएगा वो 4 नंबर के आपके होंगे। अब इसके बाद अन्वय अथवा भावार्थ। या तो देखिए अन्वय पूछा जाएगा कि कोई आपको श्लोक दे दिया और श्लोक का आपसे कहा कि अन्वय लिखिए। अन्वय क्या होता है? उसको क्रम से जमाना, और उसी में उसका अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन अगर भावार्थ पूछ लिया जाए तो आप अर्थ लिखोगे, और अर्थ लिखने के बाद वो श्लोक क्या शिक्षा दे रहा है, क्या उसमें से भाव निकल रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है वो हमें। तो यहाँ पर जो हम लेते हैं वो जो हमें वो बताएगा, जो भाव वहां से हमें मिलेंगे उसको भावार्थ कहेंगे। तो 2 में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूर्ण वाक्यात्मक जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं पूरा वाक्य के रूप में देते हैं उसका उत्तर। और ये 4 नंबर का होता है, एक ही प्रश्न होता है, 4 नंबर का होता है। और यहाँ पर भी आपका जो भावार्थ हो गया ये। अब आगे चलते हैं घटनाक्रम। घटनाक्रम क्या होता है? घटनाक्रम होता है कहानी, जो भी पाठ होगा उसके पीछे एक आपको अभ्यास दिया होगा। कुछ कुछ पाठों में होता है, सभी पाठों में नहीं होता है। उस पाठ की घटना जो घटी थी वो आपको सीक्वेंस वाइज नहीं दी जाती है, ऊपर नीचे कर देते हैं। उन सारी घटनाओं को एक क्रम से जमाना होता है घटनाक्रम, कि पाठ में पहले क्या हुआ, पहले वो रहता था, फिर ये घटना घटी, फिर उसके घर में ये आए, फिर उन्होंने ऐसी घटनाएं जो होती हैं ना, उनको एक क्रम से, पाठ की घटनाओं को एक क्रम से जमाना घटनाक्रम होता है। और घटनाक्रम में लगभग 8 पॉइंट तो होते ही हैं, और हर पॉइंट में 0.5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो 4 नंबर के वो 8 जो आपको वाक्य दिए जाएंगे, तो ये जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। 8 वाक्य होंगे, हर वाक्य 0.5 नंबर मार्क्स का होगा। तो आपके ये 4 मार्क्स के, मतलब 4 अंक का होगा। इसके बाद है प्रसंगानुकूल अर्थ चयनम, मतलब प्रसंग के अनुकूल, जैसा प्रसंग दिया जाएगा, जैसी वहां पर निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको जो अर्थ चयनम, जिस प्रकार का अर्थ वहां पर बताना होगा, जिस प्रकार के अर्थ का चयन करना होगा प्रसंग के अनुसार, जो भी घटना, जो भी बात, जो भी निर्देश दिया जाए। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा वो लघु उत्तरात्मक होगा। और वो 1 नंबर के 3 प्रश्न इस तरीके के होंगे, जो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या बता रहे हैं कि किस तरीके का निर्देश के अनुसार जो प्रश्न आएंगे। तो हमने 15 नंबर के तो पठित गद्यांश, पठित पद्यांश, पठित नाट्यांश, और यहाँ पर 15 नंबर ये हो गए। तो यहाँ 30 अंक का हमारा सबसे अधिक अंकों का जाता है पठित अवबोधनम, जो हमारा पढ़ा हुआ भाग है। 25 अंक का तो हमारा रचना वो गया था आपका, जिसमें आपने अनुप्रयुक्त व्याकरण हुई थी। तो ऐसे 30 सबसे ज़्यादा, फिर 25 वाला, मतलब ओवरऑल हमें 80 नंबर की फुल मेहनत करनी है। और जो मेहनत आप करने वाले हैं उस मेहनत में हम आपके बिल्कुल साथ हैं। हम आपको यहाँ पर स्टेप अप एकेडमी में, यदि आपकी मेहनत चल रही है तो उस मेहनत को आप किस तरीके से हम लोग करवाएंगे, कैसे आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर आपको तैयारी करने के लिए हम मदद देने वाले हैं, ये सभी आप देखेंगे। लेकिन इसके साथ पठित अवबोधनम में कुछ और भी भाग है जो यहाँ पर दिया गया है कि एक पठित, जो अपठित गद्यांश होगा, यह अपठित अवबोधनम में है कि किस तरीके से और पूछा जा सकता है। तो देखिए,
80 से 100 नंबर का जो पूरा गद्यांश होगा ये सरल कथा भी हो सकती है, कोई गद्यांश भी हो सकता है, कहीं का कोई वर्णन भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात बताइए, वहां तक तो हमारा हो गया पूरा, हमने एक ब्लूप्रिंट जैसा जान लिया कि कितने नंबर का क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर और हमारे CBSE वाले आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि पठित गद्यांश किस तरह का हो सकता है। तो वो गद्यांश भी हो सकता है, कोई कहानी का वर्णन भी हो सकता है कोई, और इसमें जो आने वाले हमने देखा कि एक पदेन आएंगे, पूर्ण वाक्य आएंगे, अवबोधनात्मक कार्य होगा, शीर्षक लेखनम मतलब जो शीर्षक है उसका भी आपको वर्णन दिया जाएगा, अनुच्छेद पर आधारित कोई भाषिक कार्य जो कि हमने वहां देखे भी हैं लेकिन एक शॉर्ट तौर पर वो आपको बताना चाह रहे हैं। इसके बाद भाषिक कार्य में देखिए आप पठित में यदि, अब कितनी अच्छी बात यहाँ पर आपको बताई गई है और आपको डीप गहराई में ले गए क्योंकि आप 10वीं के छात्र हैं। पठित गद्यांश में आपने देख लिया कि पठित गद्यांश में क्या बता दिया कि गद्यांश होगा, कोई कहानी का वर्णन हो सकता है, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, पूर्ण वाक्य प्रश्न होंगे, भाषिक कार्य होगा। भाषिक कार्य के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा, मतलब जो तीसरा प्रश्न आपका व्याकरण से संबंधित होगा अपठित गद्यांश में, उसके अंतर्गत इस तरह के प्रश्न बनते हैं। आपसे वो पूछ सकते हैं कि वाक्य में कर्ता क्रिया पद का चयन करो। मान लो आपसे कोई वाक्य पूछ लिया कि ये शब्द की क्रिया बताइए, क्रिया पदम का अस्ति या कर्ता पदम, तो क्रिया कर्ता के बारे में पूछ लेते हैं। कर्त क्रिया अन्विति मतलब किसी कर्ता की कोई क्रिया है तो उसके बारे में पूछते हैं, मतलब उस पद का चयन कर लिया कि कौन सा क्रिया है कौन सा कर्ता है, लेकिन कर्ता की क्रिया कौन है कई बार ये भी पूछते हैं। विशेषण और विशेष का चयन बताइए, विशेषण कौन सा है विशेष से कौन सा है। पर्याय और विलोम भी पूछते हैं, किसी शब्द का पर्याय दे दिया शब्द, उसका पर्यायवाची गद्यांश में से ढूंढिए, या कौन सा पर्यायवाची यहाँ पर गद्यांश में इसका आया है, कौन सा विलोम इसका आया है। तो आपसे जो व्याकरण वाले भाग गद्यांश में पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरह के प्रश्न होंगे, विशेषण विशेष से संबंधित, पर्यायवाची विलोम से संबंधित, धातु कर्ता और क्रिया से संबंधित। अब जो रचनात्मक भाग होगा उसमें भी देखिए किस तरीके का आएगा, संकेत पर आधारित आएंगे, मतलब वहां पर आपको ऑप्शन वहां पर मंजूषा दी होगी जिसके आधार पर आप औपचारिक अनौपचारिक पत्रों को भरेंगे। फिर चित्र पर आधारित जो वर्णन होगा वो 5-5 अंक का यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर वहां पर कैसे दिया था, एक दे दिया, फिर उसमें आप मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो यदि वहां आप भ्रमित हो रहे हैं तो पूरा पूरा देख लीजिए कि 5 अंक का पत्र लेखन, 5 अंक का अनुच्छेद या फिर चित्र वर्णन, और 5 अंक के हिंदी भाषायाम, अंग्रेजी भाषायाम मतलब आंग्ल भाषायाम व लिखिता नाम पंच सरल वाक्य नाम संस्कृत भाषायाम अनुवादम। या तो हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में जो लेख या जो वाक्य लिखे होंगे उनका संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना पड़ेगा, ये 5 नंबर का आएगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी अंग्रेजी से संस्कृत और हिंदी से संस्कृत की। तो इस तरीके का आपको पूछा जाएगा। ये थोड़ा और ने और सरल बता दिया, ब्लूप्रिंट के बाद थोड़ा और विस्तार से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब इसके बाद ही अनुप्रयुक्त व्याकरण में भी देखिए किस तरीके, अनुप्रयुक्त व्याकरण तो हमने अभी देखी थी कि उसमें संधि है, ये है, तो संधि कार्य किस प्रकार से पूछा जाएगा, कौन कौन सी संधियों पर आधारित प्रश्न बनेंगे। तो व्यंजन संधि, वर्गीय प्रथम वर्णस तृतीय वर्णस। देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम वर्ण क्या आएगा तो ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके के जो परिवर्तन उनके नियमों में आते हैं उस तरह के आपसे नियम नहीं पूछे जाएंगे लेकिन परिवर्तन पूछा जाएगा। पंचम वर्ण का प्रथम वर्ण जब पंचमाक्षर में बदल जाता है, प्रथम वर्ण जब तृतीय अक्षर में बदल जाता है, तो इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो संधि के अंतर्गत परिवर्तन करने के लिए आएंगे। विसर्ग संधि में भी विसर्ग का जहाँ लोप हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर जब शाह जो शब्द आते हैं उनका, इस तरीके से विसर्ग संधि किस प्रकार से पूछी जा सकती है। संधियों में ये प्रकार है। समास, मैंने आपसे बताया था कि समास या तो आपको आ जाएंगे समस्त पद बताने को कि विग्रह दिया हुआ है समस्त पद बताइए, या समस्त पद दिया हुआ है तो आप विग्रह बताइए। तो समास आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे। साथ में वो समास कौन कौन से होंगे, तत्पुरुष होगा विभक्ति पर आधारित, बहुब्रीहि समास पूछा जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत क्या कौन कौन से अव्यय होंगे, अनु उप सह निर प्रति यथा, ये वो मुख्य तौर पर अव्यय हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी होंगे और साथ ही प्रश्न पत्र में भी ये उपस्थित होंगे। द्वंद्व समास केवलम इतरेतर, मतलब द्वंद्व समास आपको जो पूछा जाएगा वो बड़ा आसानी से जो आपके उसमें पाठ में दिए होंगे वैसे ही द्वंद्व होंगे, दोनों के मध्य वाला संबंध वाला जो बात होती है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व, अव्ययी, बहुब्रीहि और तत्पुरुष समासों की बात
की गई है। और देखिए कितना आसानी से कि किन किन को आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कि अब व्यंजन संधि में आप सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं। जहाँ प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल रहा है, प्रथम अक्षर पंचमा अक्षर में बदल रहा है, यदि इस तरीके के जब नियम पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी उदाहरण होंगे उनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। समास में इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना और अव्ययी भाव समास में इन अव्ययों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर अंक भी विभाजित हैं, 4-4 अंक हैं। अब इसके बाद देखिए प्रत्यय। प्रत्यय जो होंगे उन प्रत्ययों में कौन से प्रत्यय आपको आएंगे, तो तद्धित, तद्धित प्रत्यय जिसमें मतो, ठक, त्वा, तल। इसी प्रत्यय में आपको 4 नहीं 2 ही आएंगे, टाप और डीप। वाच्य परिवर्तन जब आप करेंगे तो केवल लट लकार के परिवर्तन वाच्य परिवर्तन में आपके होंगे, जिसमें कर्ता, कर्म और क्रिया पर आधारित वाच्य परिवर्तन आपको करना होगा। समय, अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। समय होंगे जहां अंकों के स्थान पर, जैसे उन्होंने लिख दिया आपको यहाँ पर, जैसे मैं लिखकर बताऊं कि कैसे अंक लिखे होंगे। उन्होंने आपको लिख दिया ये अंक है। अब अंकों के स्थान पर आपको क्या लिखना है, शब्द लिखना है। तो फिर आप शब्दों में बताएंगे पंचवादनम। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पर अंक दिए जाएंगे और आपको शब्दों में लिखना पड़ेगा। सब समझे होंगे। तो अंक के साथ साथ शब्दों में समय का लेखन होगा। सामान्य सपाद, सार्ध और पादोन। मैंने तो अभी वादनम बताया, लेकिन वो कह रहे हैं वादनम नहीं पूछेंगे हम। वादनम के अलावा सपाद मतलब पूछेंगे जब सवा बजते हैं, सवा 5, 5:15 जब होते हैं, जैसे 4:15 जो 15 मिनट ज़्यादा वाला समय होता है सपाद पूछेंगे। साढ़े वाला जो समय होता है सार्ध पूछेंगे। और जो 15 मिनट पूरा बजने में 15 मिनट कम हो जाते हैं, पादोन जिसे कहते हैं, वो पूछेंगे। तो इन 3 से संबंधित समय आपको आएगा। अव्यय देखिए किन किन अव्ययों को, अव्यय बहुत सारे हैं। तो अव्यय हालांकि बहुत सरल भी होते हैं। उच्चै, चा, श्वः, ह्य, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीं। इदानीं में कौन कौन से हैं, अधुना, सांप्रति और सांप्रतम। यदा, तदा, कदा। इसके अलावा सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तर्हि, तावत्, यावत्, यावत्, तावत्। इस जो इतने जो अव्यय आपको दिख रहे हैं, इन अव्ययों से संबंधित आपके लिए प्रश्न बनेंगे। तो आपको इन पर ज्यादा अपना फोकस करना है, इन पर मेहनत ज्यादा करनी है। अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन मतलब वाक्य रचना यदि आपको दी है, किस प्रकार की अशुद्धि दिखा सकते हैं वो, तो वचन संबंधी, लिंग संबंधी, पुरुष संबंधी, लकार विभक्ति संबंधी अशुद्धियां दिखाई जाएंगी, जिनको आपको शुद्ध करके वहां पर बताना पड़ेगा। तो ये हुआ आपका अनुप्रयुक्त व्याकरण में से जो आपको पूछेंगे। अब आ जाते हैं हम पठितावबोधनम, मतलब पठित अवबोधनम, जो पढ़ा हुआ भाग है। गद्यांशम अधिकृत अवबोधनात्मक कार्यम। यहाँ पर जो प्रश्न है वो जो पठित गद्यांश है उसमें से एक पदेन तो है ही, पूर्ण वाक्यन है, भाषिक कार्य भी है। लेकिन उसमें भाषिक कार्य में किस तरीके का, तो वो फिर से उन्होंने बता दिया। कर्ता और क्रिया पूछ सकते हैं आपसे, विशेषण विशेष पूछ सकते हैं वो आपसे, पर्याय और विलोम पूछ सकते हैं। जैसा अपठित गद्यांश का प्रारूप था, ठीक पठित गद्यांश में भी वही रहेगा। पठित पद्यांश में भी देख सकते हैं आप, सेम जा रहा है बिल्कुल। एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, भाषा कार्यम। भाषा कार्यम में कर्ता, क्रिया, विशेषण विशेष, पर्याय और विलोम। आगे देखते हैं नाट्यांश भी बिल्कुल सेम चलेगा, वही एक पदेन, पूर्ण वाक्य, भाषिक कार्य में कर्ता, क्रिया, विलोम, पर्याय और विशेषण और विशेष। अब आगे था कि वाक्येषु रेखांकित पदानी अधिकृत, जो आपके प्रश्न निर्माण है वो बनने वाले हैं। तो देखिए इनमें आपको कुछ नहीं दिया प्रश्न निर्माण, तो वो कैसे भी आपसे पूछेंगे। फिर है श्लोकों का अन्वय और एकस्य श्लोक संस्कृतेन भावार्थम। या तो वो अन्वय पूछ लेंगे या किसी एक श्लोक का आपसे भावार्थ पूछ लेंगे, जो मैंने अभी आपको समझाया था। घटनाक्रम मैंने बता दिया कि कहानी की घटना है वो क्रम के आधार पर लिखनी होगी। और इन सबके देखिए अंक निर्धारित हैं कि घटनाक्रम आपका 4 नंबर का है। यहाँ पर आपका संस्कृत में जो आप श्लोक का अर्थ देंगे वो भी 4 नंबर का, प्रश्न निर्माण भी 4 नंबर का, लेकिन पठित जो नाट्यांश है, गद्यांश है और पद्यांश है वो 5-5 नंबर के होंगे। प्रसंगानुकूल अर्थ चयन। अब प्रसंग कैसे दिया जाएगा, पाठान आधारित लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पाठ पर आधारित लघु उत्तर प्रश्न, याद रखना, ये दिमाग से मत निकाल देना कि हमसे लघु उत्तरी प्रश्न पाठ पर आधारित नहीं पूछे जाएंगे,
देखिए उन्होंने दिया है प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। मैंने कहा था ना निर्देश के आधार पर देंगे, तो यहाँ पर आपसे कोई भी लघुत्तरीय प्रश्न पाठ के आधार पर वो पूछेंगे, और जो कि 3 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। अब देखिए मैं आपको जो टीचिंग प्लान आप सामने देख पा रहे होंगे, इतना सब कुछ आपने समझा, आपने ब्लूप्रिंट देख लिया और उसका विस्तार देख लिया कि अंदर किस तरीके के आएंगे, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, जिनको ज़्यादा फोकस करना है, हमें ध्यान देना है। तो वो ध्यान आप तो देंगे ही देंगे, पर यहाँ आपको वो ध्यान एकदम ध्यान से दिलवाया जाएगा। बहुत फोकस के साथ आपके शिक्षक यहाँ पर आपको शिक्षा देने वाले हैं। बहुत ध्यान से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि इन सारे जो अव्यय हैं, जो प्रत्यय हैं, उनको किस तरीके से आप पढ़ेंगे, कैसे सरल से सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और क्या तरीका होगा आपके एग्जाम में आपकी मदद करने का हम लोगों की ओर से। तो हमारा स्टेप अप आपको बताया, जो लेकर आ रहा है, जो बताना चाह रहा है कि आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं। हम एक सीक्वेंस में पढ़ाई करेंगे, हम एक योजना से पढ़ाई करेंगे, हम एक टीचिंग प्लान के साथ पढ़ाई करेंगे। तो हमारा टीचिंग प्लान क्या है, जो आपको अभ्यास के तौर पर जो एक एक सीक्वेंस में काम करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको 1 शॉर्ट वीडियो हर चैप्टर के उपलब्ध हैं। हर चैप्टर के आपको 1 शॉर्ट वीडियो मिलेंगे, जहां आप 1 शॉर्ट में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। फिर है कि आपको 100 MCQ प्रत्येक पार्ट से दिए जाएंगे। 100 MCQ जब आप सॉल्व करेंगे तो आप सोचिएगा कि हर एक पंक्ति, पार्ट का हर एक कोना आप छू लेंगे, और वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। 100 MCQ हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अगला है आपको चैप्टर के हिसाब से ही, जो चैप्टर आपका है उस चैप्टर के जो पिछले साल के पेपर रहे होंगे, वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी आपको सॉल्व कराए जाएंगे, आपको वहाँ पर हल करवाया जाएगा साथ में मिलकर। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट, जब हमने प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लिए, हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा प्रश्न बार बार पूछा गया है, ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम उठाएंगे और उस पर आपका जो क्वेश्चन होंगे वो रिवीजन पर आएंगे, आपको वहाँ सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस होगा। फिर है सुपर क्विक रिवीजन। जब आप इतना पढ़ लोगे, आपने 1 शॉट देख लिया, फिर आपने MCQ पर तैयारी कर ली, उसके बाद आपने क्या किया कि आपने पिछले साल के पेपरों को सॉल्व कर लिया, साथ ही आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर भी अपना फोकस कर लिया। फिर आप पर होगी क्वेश्चनों की बौछार, एक के बाद एक क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि अरे इतना सब कुछ हमसे बन रहा है, इतनी तैयारी हमारी एकदम परफेक्ट है। और ये हमने टीचर्स के साथ मिलकर, हम लोगों के साथ मिलकर आप कर चुके हैं। अब लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पर हम अटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें एकदम याद नहीं आता है। बस वहीं पर हम करने वाले हैं जहां हम कुछ भूलेंगे, वहां हमारे लाइव सेशन चलेंगे। आपकी डाउट जो क्लासेस चलेंगी, डाउट सॉल्विंग की जो क्लासेस होंगी, जहां आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। जब आप इतना पढ़ने के बाद अब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब हम टीचर आपके सामने आने वाले और हम लोग भी आपके सामने आने वाले हैं। अब हम आमने सामने से बात करेंगे। जो शंकाओं का निवारण है, इतना पढ़ने के बाद यदि कोई शंका बच जाती है तो लाइव क्लास में उसको, लाइव सेशन में उसको कंप्लीट किया जाएगा, आपकी शंकाओं का निवारण किया जाएगा। इतनी प्लानिंग के साथ हम सभी तैयारी करेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके टीचर जब आपको पढ़ाते हैं तो उतनी ही टेंशन उनको भी होती है कि हमारा छात्र जो है वो बहुत ही अव्वल नंबर से पास हो, एकदम उच्च श्रेणी में उसका नाम आए, उसकी मेहनत सफल हो, और उसकी मेहनत में उसके टीचर्स की समान भागीदारी होती है और होनी भी चाहिए। तो आप सोचिए, आप समझिए कि हमारे स्टेप अप चैनल ने आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के निर्माण के लिए, आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए कितनी प्लानिंग करके रखी हुई है। इतनी मेहनत के साथ जब टीचर आपके सामने आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आप भी मेहनत करेंगे उतनी ही ईमानदारी के साथ। तो ये मेहनत के लिए आपको अपने टीचर से, इस चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और कई बार जब ऐसा होता है कि हम कैसे मिलें, हम कैसे ढूंढें कि कब क्या पोस्ट हुआ, तो आपको तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। साथ ही और कुछ जानकारी के लिए, और भी विषय को जानने के लिए आप हमारे चैनल की वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक आपके लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके मित्रों के लिए, जो आपसे छोटे भी हैं, उन सभी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है यहाँ पर। जो आपसे बड़े हैं,
जो ये कर रहे हैं, जो दिख रहा है सामने कि नीट, क्लैट और जेई की यदि तैयारी में लगे हुए हैं तो उनसे कहिए कि यहाँ सब कुछ मिलेगा। बहुत अच्छे शिक्षकों के माध्यम से आपके पास जो मटेरियल जाएगा वो परफेक्ट जाएगा, एकदम सही। और वहाँ पर आप तभी हम साथ में होंगे जब हम साथ में जुड़ेंगे भी। तो इसी जुड़ने की कड़ी में आप चलते रहिए और स्टेप अप एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।